आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो प्राचीन काल से ही देखेंगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड रही है और अभी भी हमारी जो लगभग 50% जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे ही आधारित है। वो खेती का ही काम करती है, कृषि का ही काम करती है। एग्रीकल्चर हमारे इंडस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना है तो हमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। और अभी हम ये देखेंगे कि भारत के जो किसान हैं वो अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। इस वजह से भारत का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो अन्य सेक्टर के कंपैरिजन में, जैसे सर्विस सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें या हम मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करें तो सर्विस सेक्टर में तो इंडिया बहुत आगे चला गया है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे, बट ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करें, स्पेशली अगर हम एलपीजी रिफॉर्म के बाद देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत प्रॉब्लम और बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे उसमें एक और बड़ी समस्या क्या हो सकती है, करंट के सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो लैंड होल्डिंग साइज़ है फार्मर्स का, क्योंकि इंडिया में होता क्या है कि भारत में जो लैंड का डिवीज़न होता है इनहेरिटेंस के बेस पे, उसकी वजह से इंडिया का जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो बहुत कम होता जा रहा है। अभी लैंड होल्डिंग साइज़ कम हो रहा है, ऊपर से इंडिया में कई तरह की सब्सिडी दी जाती है, इरिगेशन पे सब्सिडी दी जाती है, तो वाटर रिज़र्व ये डिक्लाइन हो रहा है। ग्राउंड लेवल वाटर का जो ग्राउंड लेवल था वो कम हो रहा है। इंडिया में एग्रीकल्चर में जो इनपुट लगाया जाता है, इनपुट एग्रीकल्चर इनपुट का मतलब कि जो इरिगेशन हम लोग सिंचाई करते हैं, फर्टिलाइज़र, सीड, ये सब जो हम यूज़ करते हैं उसकी लागत बढ़ रही है, उसके बदले में किसानों को उतना लाभ नहीं हो रहा है। भारत के जो किसान हैं वो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो समस्या ये है कि लैंड होल्डिंग साइज़ डिक्रीज़ होती जा रही है इंडिया में। दूसरी समस्या ये है कि इनपुट, एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर इनपुट मतलब जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, इरिगेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, सीड हुआ, इसका कॉस्ट बढ़ रहा है। इसके बदले में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है एग्रीकल्चर में। इन सब समस्याओं की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो अब प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है किसानों के लिए। तो इसमें बहुत सारे चेंज की ज़रूरत है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने इनहेरिट किया था, तो उसमें भारत के अगर 1950 का ईयर देखा जाए तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 60% के आसपास था। इंडिपेंडेंस के टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो जीवीए के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 61% के आसपास था। अभी अगर हम करंट में 2020 का डेटा देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीवीए के हिसाब से वो 16% है। लेकिन जब हम बात वर्कफोर्स की करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर में लगभग 69% पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व थी और अभी हमारी लगभग 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पहले क्या था, 61% था, अब वो घट के क्या हो गया है, 16.3% हो गया है। लेकिन जो हमारा वर्कफोर्स है वो पहले भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लगा हुआ था, लगभग 70% के आसपास था, और आज भी लगभग 47% हमारा वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। मतलब एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हमें क्या इवॉल्व करना है, कैसे चेंज करना है। जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब निर्वहन कृषि है, और उसको हमें कहाँ लेके जाना है, उसको मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग में लेके जाना है। मतलब कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से लाभ हो। अब मैं आपको बता देता हूँ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को निर्वहन कृषि बोलते हैं। मतलब निर्वाह करने के लिए, आपके जीने खाने के लिए जो कृषि होती है उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे कोई फैमिली है वो अगर कृषि करती है, उससे जो भी कृषि उपज निकलता है तो वो उससे फैमिली खुद ही कंज्यूम कर लेती है, मार्केट में सेल करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है।
इसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है कि फैमिली अपने नीड्स के लिए जो एग्रीकल्चर करती है उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। और ये दो तरह का होता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब जैसे जो ट्राइबल लोग करते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम देखें प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, तो नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। जैसे उन्होंने जंगलों को जलाया, उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर किए, फिर सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हुई, वो लैंड छोड़ के फिर दूसरे पैच के पास चले गए, वहाँ पे जलाए, वहाँ पे फिर कुछ दिन तक खेती किए, फिर उसकी फर्टिलिटी कम हुई, फिर वो छोड़ दिए। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या इसको प्रिमिटिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं, एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, इसी को नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इवन इंडिया के अदर पार्ट्स में जैसे उड़ीसा, तेलंगाना में इसको पोडू बोला जाता है। इसके और भी कई नाम हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं लोग मुझे बताइएगा इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडोनेशिया में क्या बोला जाता है और ब्राज़ील में क्या बोला जाता है। ये पीसीएस में कई बार और यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसे जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे हमारा गंगा का प्लेन है, यूपी बिहार का एरिया है, यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ढेर सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहती है, वो पॉपुलेशन क्या करती है, अपनी फैमिली की नीड के लिए एग्रीकल्चर करती है। और इसका फीचर क्या होता है, देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो हमेशा लेबर इंटेंसिव होता है, वो मशीन इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लगी होती है, इन्वॉल्व होती है। इसीलिए आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम होती है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या परिच्छन्न बेरोजगारी है। परिच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि सीमांत उत्पादकता शून्य हो या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। वो इस वजह से होता है क्योंकि कई सारे, जैसे एक खेत में मान लो 2 लोगों का काम है तो पूरा घर मिलके उसी खेत में लगा हुआ है। इसी को हिडन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है या छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। तो मोस्टली जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वहाँ पे ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत कम होती है। बेसिकली यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं वो सब ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, फर्टिलाइज़र के रूप में जो यूज़ होता है। पेस्टिसाइड का यूज़ कम होता है, इसमें मानसून पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब देखो इंडियन एग्रीकल्चर में मानसून पर डिपेंडेंसी होती है, मानसून अच्छा होता है तो इंडियन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने एल नीनो सुना होगा, ला नीना सुना होगा। जब एल नीनो होता है तो वो इंडिया के मानसून को वीक कर देता है। उस साल क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन जिस साल ला नीना होता है उस साल बारिश ज़्यादा होती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लड आ जाता है, फ्लड आ जाता है तो फसल ख़राब हो जाती है। तो ला नीना वैसे तो बेनिफिशियल होता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन ला नीना का जब बहुत ज़्यादा सीवियर ला नीना होता है तो वो भी क्रॉप्स को फिल कर देता है। तो ला नीना, एल नीना और इंडिया के मानसून का जो नेचर है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। ऐसे कई फिनोमेना है जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ा होगा। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो इंडिया का जो मानसून होता है वो स्ट्रांग होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन वहीं जब निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो बारिश कम होती है, फसल ख़राब हो जाती है। ऐसे होता है मेडन जुलियन ऑसिलेशन, जब वो एक्टिव फेज़ में होता है तो उसमें इंडिया के मानसून को वो स्ट्रांग बना देता है, अच्छा रेनफॉल होता है, फसल की उपज अच्छी होती है। लेकिन जब वही पैसिव मेडन जुलियन ऑसिलेशन होता है, मानसून वीक हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो भारत का जो कृषि है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्यों है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है मानसून पे बहुत ज़्यादा है। अब ये आता है कि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग साइज़ है, मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए, अब इस तरह का आंसर जो है वो आप बिना डेटा के नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया में लगभग 86% जो फार्मर हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डेटा है। स्मॉल फार्मर मतलब जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर का लैंड होता है उनको स्मॉल फार्मर बोलते हैं, और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड होता है उनको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। तो इंडिया के एग्रीकल्चर में लगभग 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं।
इनके पास लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत कम है। लैंड होल्डिंग साइज़ कम है, इस वजह से इनके पास कैपिटल कम होता है, इनके पास मैकेनाइजेशन मशीनें कम होती हैं। ये फुल्ली या पार्शली ये ज़्यादातर मानसून पे डिपेंड होते हैं, और मानसून पे डिपेंडेंसी अभी हमने आपको बताया कि उसमें कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अगला है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट करके कहाँ पे जाना है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से हमें मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ जाना है या प्रॉफिट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में अब शुरू भी हो गया है। ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है इंडियन एग्रीकल्चर। अब फार्मर ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स ही ग्रो कर रहा है, कि वीट ग्रो कर रहा है या राइस ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान अब सिर्फ चावल, गेहूँ यही सब उगा रहा है। अब वो नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी ग्रो कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, मुझे बताएंगे कि एपीकल्चर किससे संबंधित है और सेरिकल्चर किससे संबंधित है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो शिफ्ट हो रहा है मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ या प्रॉफिट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ, या जिसको हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो है क्या? तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के जस्ट अपोजिट है। जैसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या था, वो लेबर इंटेंसिव था, उसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं। लेकिन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब इसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा, इसमें मशीनें ज़्यादा लगेंगी। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक मैन्योर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें इरिगेशन की एडवांस टेक्निक होती है। सब्सिस्टेंस में क्या था, सब्सिस्टेंस में हम लोग जो यूज़ करते थे वो मानसून पे डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए। यहाँ पे कैनाल्स होंगे, डैम्स होंगे, उन पे डिपेंडेंसी रहेगी, तो सर्टेनिटी रहती है थोड़ा। सब्सिस्टेंस में क्या था, लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत कम थी। यहाँ पे लैंड होल्डिंग साइज़ बड़ी होती है, जिससे मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है, इनपुट कॉस्ट कम लगेगी, इनपुट कॉस्ट कम लगेगी तो फार्मर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर होता है या प्रॉफिट ड्रिवन एग्रीकल्चर होता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर का मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना होता है। सब्सिस्टेंस में क्या था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस लिए किया जाता था, कि वो फैमिली की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। यहाँ पे फैमिली की नीड के साथ साथ उसको मार्केट में बेच दिया जाए, सरप्लस प्रोडक्शन किया जाए, मार्केट में बेच से उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए। अब देखिए इसमें कई सारी चैलेंज हैं। अगर इंडियन एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है या मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है या प्रॉफिट मेकिंग बनाना है, तो उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं जो इसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक की एक तो अवेलेबिलिटी कम है, अगर अवेलेबिलिटी है तो एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं है। फार्मर्स ये जान ही नहीं पाते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है और उसका कैसे प्रयोग करना है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, एक्सटेंशन सर्विस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसानों को अवेयरनेस नहीं होती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में देखी गई है वो लैक ऑफ क्रेडिट। किसान, मैंने बताया इंडिया में ज़्यादातर किसान क्या हैं, 86% फार्मर्स जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं। बैंकों से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है, या ये बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता है। कारण क्या है, बैंक वाले डरते हैं कि किसान कहीं लोन डिफ़ॉल्ट ना कर दे, एनपीए ना हो जाए। इस डर से बैंक वाले लोन देना प्रेफर नहीं करते। तो मजबूरी में किसानों को क्या करना पड़ता है, या तो अपना इन्वेस्टमेंट कम करें या तो मनी लेंडर या साहूकार से लोन लें। अब वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाता है, तो किसान उसी इंटरेस्ट के ट्रैप में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। एक और प्रॉब्लम क्या है, सरकार इंडिया में किसानों को फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है, तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं। तो इससे आप लोग पढ़ेंगे कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की भी समस्या हो जाती है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, सॉइल में एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, कई सारी समस्याएं आती हैं। और सॉइल की जो क्वालिटी डिक्लाइन हुई, फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, तो वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगा। तो ये प्रॉब्लम भी है फर्टिलाइज़र में ज़्यादा सब्सिडी देने की वजह से। दूसरा, अगर इंडियन एग्रीकल्चर को देखा जाए तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कम है। जैसे कोल्ड स्टोरेज चाहिए स्टोर करने के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए कि फ्रॉम फार्म टू
फोक मतलब खेत से प्लेट तक उसको ले जाया जा सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। इंडिया में होता क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद लॉस हो जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। आप यूएस में देखेंगे तो वहाँ पे फ्रेट ट्रेन जो होती है वो सीधे किसानों के खेत तक गई है, और अपने यहाँ क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। हालांकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे उसमें पीएम किसान एक योजना है जिसमें सरकार किसानों को 6,000 रुपये एक साल में देती है ताकि वो उनको एडिशनल जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सकें। ऐसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जैसे फसल ख़राब हो गई, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, तो सरकार उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है किसानों को। ऐसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें सरकार क्या कर रही है, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट कर रही है। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसको प्रमोट कर रही है। ऐसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है सरकार ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इस फंड से पैसा मिलेगा तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे सॉयल हेल्थ कार्ड है, अभी मैंने बताया था आपको कि सॉयल की हेल्थ डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। तो सॉयल हेल्थ कार्ड मतलब क्या है, वो बताएगा कि किस सॉयल की हेल्थ कैसी है, उसको किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो ये हर 3 साल पे सरकार इसको सॉयल हेल्थ कार्ड को अपडेट कर देती है, तो सॉयल की हेल्थ पता चल जाती है। उस हिसाब से फार्मर फिर फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेता है, क्वांटिटी भी पता चल जाती है, किस टाइप का यूज़ करना है वो भी पता चल जाता है। इवन ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर या सटीक कृषि में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है सॉयल हेल्थ कार्ड। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना है, मतलब ऑर्गेनिक या ट्रेडिशनल तरीके से कृषि कैसे की जाए, जैसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस तरह की चीज़ों को सरकार बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम इंडिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है ना। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होता है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, वो चारों कंपोनेंट क्या हैं। ऐसे माइक्रो इरिगेशन फंड है, अभी मैंने बताया था कि सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की है, तो माइक्रो इरिगेशन मतलब सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। मतलब ड्रिप इरिगेशन हुआ, स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ, ताकि पानी कम से कम यूज़ किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आए। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आप टैगलाइन देखेंगे तो वो है ही कि हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब जो नेट इरिगेटेड एरिया है इंडिया का उसको भी बढ़ाना है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब कि इरिगेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब कम पानी देके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना है। तो भारतीय कृषि को परिवर्तित करने के लिए, भारतीय कृषि को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास भी किए हैं। अभी रिसेंट में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी लॉन्च की है। ये करंट अफेयर पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये सारी योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है। आपको योजनाओं के बारे में मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देखिएगा, वहाँ पे कई सारी योजनाएं मैंने कवर की हैं और डिटेल में आपको योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने किया है जिससे कि भारत का जो कृषि है, जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या प्रॉफिट ड्राइवन एग्रीकल्चर की तरफ ले जाया जा सके और किसानों को उनके प्रोड्यूस का अच्छा से अच्छा दाम मिल सके। क्योंकि भारत सरकार का एक टारगेट ये भी है कि किसानों की आय डबल करनी है। इसके लिए सरकार ने एक अशोक दलवाई कमेटी भी बिठाई थी कि किसानों की इनकम कैसे डबल की जाए। तो ये सब आप लोग नोट डाउन करिएगा और इसको प्रॉपर रिवाइज करिएगा।